प्रणाम। आज क्या डेट है? 28 मई 2024। बहुत ही बढ़िया दिन है, योग का दिन है। पर 29 शुरू हो चुकी है, यानी शाम चंद्रोदय हो चुका है। तो इसका मतलब है कि 29 तारीख शुरू हो चुकी है। आज हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय चुना है। आयुर्वेद ऑब्सोलीट हो गया। आज सुबह से चर्चा चल रही है ये बहुत सारे ग्रुप्स पर एक साथ कि ये स्टेटमेंट निकल कर आई कि आयुर्वेद ऑब्सोलीट हो गया। अब इस बारे में तो मतलब ये एक बहुत डिस्टर्बिंग विषय हो गया एक किस्म से कि आयुर्वेद ऑब्सोलीट कैसे हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर जब और बाकी मेडिसिन सिस्टम को ऐड करके समझने की कोशिश शुरू की गई कि अच्छा एलोपैथी क्या कहती है, आयुर्वेद क्या कहता है, वो तो आयुर्वेद के बारे में तो जानकारी मार्केट में है ही है बहुत सारी। एलोपैथी के बारे में भी काफी जानकारी है, होम्योपैथी है, यूनानी है और ऐसे कई मतलब कम से कम 50 सिस्टम, इलेक्ट्रोपैथी है, योगा है, प्राणायाम है, नेचुरोपैथी है, बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं। तो हम लोगों ने जब इस विषय पर चर्चा चल रही थी, कुछ नेचुरोपैथी भी बैठे थे, आयुर्वेद के डॉक्टर तो थे ही, ग्रुप्स पे आपको पता ही है हर तरह के लोग होते हैं। आहार के ऊपर बात हो रही थी। बात आहार से एक्चुअली शुरू हुई थी कि आहार में क्रांति क्यों नहीं आ रही, आहार में कोई भी ऐसी चीज क्यों निकल कर नहीं आ रही कि जिससे कुछ सुधार हो सके, रोग आए ही ना, प्रिवेंशन। तो फिर एक शब्द निकल कर आया संतुलित डाइट, बैलेंस्ड डाइट। फिर एक शब्द निकल कर आया परहेज। तो तुरंत परहेज शब्द आते ही जब बैलेंस डाइट है तो एलोपैथी और होम्योपैथी और पता नहीं क्या क्या चल रहे थे, लेकिन जैसे ही परहेज शब्द आया तो आयुर्वेद प्रोमिनेंट हो गया कि आयुर्वेद में परहेज का बहुत महत्व है। और समझ में यह आया कि आयुर्वेद आधार है सारी मेडिसिन सिस्टम का, बेस तो फंडामेंटली आयुर्वेद ही है। अब बात शुरू हुई कि परहेज की बात करते हैं हम लोग, तो उससे पहले हमें डायग्नोस की बात करनी पड़ेगी। जब तक हम सिस्टम डायग्नोस को नहीं समझेंगे, डायग्नोस्टिक सिस्टम जो भी अटैच्ड है जिस भी विधि के साथ, कोई भी मेडिसिन सिस्टम हो उसके साथ जो डायग्नोस्टिक सिस्टम अटैच्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली वही डिफाइन करता है कि किस तरह की मेडिसिन देनी है, क्या प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। तो आयुर्वेद में डायग्नोस्टिक सिस्टम की बात हुई जब शुरू, तो पहले जो आयुर्वेद की जो बेसिकली फंडामेंटली आयुर्वेद में डायग्नोस्टिक होता था नब्ज ज्ञान से। नब्ज पढ़ी जाती थी, नब्ज से देखा जाते थे और दोष देखा करते थे। 3 दोष बताए हैं आयुर्वेद में, वात पित्त कफ, और उन दोषों की स्टडी की जाती थी। तो 3 में से कौन सा दोष बढ़ गया? समदोष, प्रकृति समदोष होनी चाहिए। आयुर्वेद के लोग ये कहते हैं अगर आपके दोष सम में हैं तो आप बीमार नहीं हो, ऐसा कहा गया है कि सम दोष अगर सम में है और आपको दोष सम में मेंटेन करने हैं और कोई एक दोष बढ़ जाता है तो आप बीमार हो जाते हो, या आप बीमार होते हो तो आपका कोई एक दोष बढ़ गया और उसको डायग्नोस करने के लिए आपके पास नब्स का सिस्टम था कि नब्स से आप स्टडी करते थे। दूसरा सिस्टम था खाली नब्स से स्टडी नहीं होती थी, फिर उसके स्टमक, पेट की स्टडी की जाती थी, उसने क्या खाया क्या पिया, आहार बहुत इंपॉर्टेंट था। और हकीम जी के मैक्सिमम सवाल होते थे कि आपने कब क्या खाया,
सुबह क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, शाम को क्या खाया, और तकरीबन पिछले 3 से 4 दिन की उनकी डाइट को स्टडी किया जाता था। फिर स्टडी किया जाता था कि उनकी स्मेल में क्या, कोई स्मेल तो नहीं है, एसिडिटी है तो गैस स्मेल की स्मेल में क्या स्मेल है, गंदी है, अच्छी है, मतलब कई तरह के वेरिएशंस उसमें संभव थे जो कि स्टडी किए जाते थे। आयुर्वेद में जो डायग्नोस सिस्टम इतना पावरफुल था, उसमें स्टडी इतनी की जाती थी, उसमें मेन जो पैरामीटर निकल के आता था वो आहार था कि आपने आहार में क्या क्या खाया, और फिर उससे पता लग जाता था तकरीबन कि दोष जो है, मान लो आपकी नब्ज दिखा रही है वात दोष, तो आहार की कौन सा ऐसा कंपोनेंट था, कौन सी ऐसी चीज थी जो आपने आहार में ली जिसकी वजह से आपका वो दोष बढ़ गया या डिस्टर्ब हो गया। आई वुड से नॉर्मली बढ़ता ही था। तो आहार की इंपॉर्टेंस समझ में आई, और मेरे ख्याल से कुछ टाइम के बाद जब एलोपैथी थोड़ी सी प्रोमिनेंट होने लगी तो उन्होंने इसी पैरामीटर को समझ करके और बैलेंस्ड डाइट का कॉन्सेप्ट शुरू किया। बैलेंस्ड डाइट तो ये चल रहा था, बैलेंस डाइट है, सब कुछ इतना केयर करने के बावजूद भी बीमारियां क्यों हो रही हैं। जो विषय था आज का कि क्या आहार, और आपको पता ही एग्रीकल्चर में आजकल कितने केमिकल यूज किए जाते हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बातचीत चल रही है, हमें पता नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इनऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, मतलब वी आर नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर साइड। तो लोग जो कहते हैं, जो भी एक्सपर्ट कहते हैं, स्टेटमेंट कह देते हैं, हम सुन लेते हैं, हमें किसी उसमें क्या कंटेंट है, क्यों है, कैसे है, उसके टॉपिक पे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बिकॉज वी फाइंड दैट ऑल दीज थिंग्स आर मिसलीडिंग, दे डोंट गिव यू एनी रिजल्ट, दे आर ओनली टॉपिक ऑफ डिस्कशंस एंड दे रिमेन टॉपिक ऑफ डिस्कशंस एवरीवेयर अक्रॉस ग्लोब। आई एम टॉकिंग, सारी पृथ्वी पर डिस्कशंस बहुत है, रिजल्ट कुछ भी नहीं है। और फिर एक वर्ड आया साइंस, के साइंस ये कहती है। तो हमारा एक सवाल था कि भाई साइंस का काम है ऑब्सोल्यूशन डिक्लेयर करना कि ये चीज ऑब्सोलीट हो गई है, अब नई चीज आ गई है, इसको फॉलो करो। तो इस बात पर बहुत ऑब्जेक्शन हुई कि ये आप कैसे कह सकते हैं। मैंने साइंस में रिसर्च की जाती है, रिसर्च का मतलब क्या है कि दोबारा से खोजना। कोई पहले ये चल रहा है, इसके ऊपर दोबारा खोज शुरू हुई तो पता लगा कि इसमें ये गलती थी। वही आयुर्वेद में उन्होंने पिछले 3 दिन 4 दिन का आहार पूछा, आपने सुबह क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, शाम को क्या खाया, कल सुबह क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, शाम को खाया, ऐसे 3 से 4 दिन का वो पूछा था उन्होंने सवाल। और एक्चुअली आयुर्वेद में 7 डेज की आहार की वैल्यू बताई जाती है कि 7 डेज का आहार आपको बीमारी दे सकता है। आयुर्वेद की अगर हम डेप्थ में जाएं तो 7 डेज की बात होती है। और एलोपैथी में फिर डायग्नोस्टिक सिस्टम आ गए बहुत सारे। आप एलोपैथी में आप पैथोलॉजी लैब तो जानते ही हैं। तो आयुर्वेद वालों ने समझा इस बात को और उन्होंने भी टेस्ट के लिए पैथोलॉजी लैब का यूज शुरू कर दिया और नब्ज ज्ञान धीरे धीरे गायब होने लगा और सारे के सारे पैथोलॉजी लैब पर डिपेंड करने लगे। तो ये किस वजह से हुआ कि नब्ज ज्ञान जो ऑब्सोलीट हो गया और पैथोलॉजी लैब प्रिवेल करने लगी और आयुर्वेद के डॉक्टर भी कहने लगे कि हम पैथोलॉजी लैब के टेस्ट करवाएंगे, करवाते हैं। तो साइंस का काम है ऑब्सोलीट डिक्लेयर करना और आयुर्वेद ने एक्सेप्ट किया इस बात को एंड दे शिफ्टेड टू टेस्टिंग ऑफ द पैथोलॉजी लैब्स। तो जो चीज आप ऑलरेडी कर रहे हो फिर उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट कैसे संभव है, ये बताओ मेरे को आप। बात आहार से शुरू हुई थी क्योंकि डायग्नोस्टिक सिस्टम में आयुर्वेद में आहार को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है।
तो यहां पर मैं एक नाम लेना चाहूंगा धन्वंतरी जी का, जो आयुर्वेद के भगवान कहलाते हैं। तो धन्वंतरी जी जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें अपने साथ एक कलश लेकर आए थे, उस कलश में क्या था? यह बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि उस कलश में क्या था। तो एक्चुअली उस कलश में था बीज ज्ञान, बीजों का ज्ञान। पर इसका मतलब यह नहीं कि बीज पहले नहीं थे। एग्रीकल्चर पहले था, वन पहले से थे, जंगल पहले से थे, पहाड़ पहले से थे, नदियां पहले से थी। धन्वंतरी जो अपने साथ लेकर आए थे कलश, उसके अंदर बीज ज्ञान लाए थे। तो कौन से बीज का ज्ञान लाए थे वो? क्या इस सब्जेक्ट पर किसी ने कभी कोई रिसर्च करने की कोशिश की? हम लोगों ने जड़ी बूटियों पर बहुत खोज किया। आयुर्वेद जड़ी बूटियों के ऊपर आधारित है और उन्हीं जड़ी बूटियों का यूज करके एलोपैथी की मेडिसिन बनती है। तो फंडामेंटली तो सब चीजें तो जड़ी बूटियों से आई हैं और जड़ी बूटी की खोज तो हो चुकी थी। तो धन्वंतरी कौन से बीज ज्ञान को लेकर आए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि धन्वंतरी अपने साथ क्या जड़ी बूटियों के बीज लेकर आए थे? नहीं, वो जड़ी बूटियों के बीज नहीं लेकर आए थे। क्यों? जड़ी बूटियां तो इतनी सारी हैं, उसका तो वो कलश में बीज वो कैसे आ जाएंगे? संभव ही नहीं है। और वो बीज भरकर लाने का तो कोई तुक भी नहीं बनता ना। वो ज्ञान लेकर आए थे, बीज ज्ञान, बीजों का ज्ञान था उस कलश में। और वो बीज ज्ञान था इंसान, मनुष्य योनि के संबंध में। दोनों जेंडर्स, मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, उसमें ज्ञान था, बीज ज्ञान था। बाकी योनियों के संबंध में जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले, पता नहीं कितने तरह के, पानी में रहने वाले जीव। तो उन सबका बीज ज्ञान लेकर आए थे धन्वंतरी अपने साथ। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपने बीज ज्ञान को समझना होगा और उसको समझने के लिए ब्रह्मा जी ने पहले से ही नब्ज ज्ञान दिया था अश्विनी कुमारों के थ्रू। पर क्या यह बात की जानकारी है? और उन्होंने तत्व ज्ञान दिया था। जो ब्रह्मा जी ने तत्व ज्ञान दिया था, धन्वंतरी बीज ज्ञान लेकर आए थे। अब तत्व ज्ञान और बीज ज्ञान का फर्क ही मुझे नहीं पता कि लोगों को पता है कि नहीं पता है। ब्रह्मा जी ने तत्व ज्ञान दिया था और ब्रह्मा जी ने जब तत्व ज्ञान दिया था तो ज्ञान दिया था। तत्व पहले से मौजूद थे, बीज पहले से मौजूद थे। तो ब्रह्मा जी ने तत्व ज्ञान दिया और धन्वंतरी जी ने बीज ज्ञान दिया। और आहार, बात आहार से शुरू हुई थी और आहार में क्रांति क्यों नहीं आ रही, इस विषय को लेकर के हमने आज का टॉपिक शुरू किया था। तो उसका मूल कारण यह है कि हम लोग कहीं पर भटक गए, खाली जड़ी बूटियों में अटक कर रह गए। बीज के बारे में तो जानकारी है ही नहीं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, जो एक स्टेटमेंट है, नॉर्मली हम लोग बात करते हैं जिसपे कि जब आप आम का बीज बोते हो, आम का पेड़ लगाने के लिए आपने आम का बीज बोया, तो वो फूटता है, अंकुर निकलता है उसमें से। उसको क्या कहा गया?
इमर्ज, उसमें से एक पौधा इमर्ज हुआ, यानी बिग बैंग। हम बिग बैंग की बात करते हैं, पर क्या हमें समझे कि बीज ज्ञान से बिग बैंग का क्या कनेक्शन है? तो बीज ज्ञान डायरेक्टली बिग बैंग से कनेक्टेड है कि बीज का जब एक्सप्लोजन होता है तो उसमें से अंकुर फूटता है, पौधा निकलता है, और धीरे धीरे वो एक वृक्ष में, पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ग्रो कर जाता है, पेड़ बन जाता है। और पेड़ के ऊपर फल लगते हैं, फूल लगते हैं या फल लगते हैं? कभी आपने ये बात नोट करी है कि पेड़ के ऊपर फूल लगते हैं या फल लगते हैं? तो आप आम का, जब आम के पौधे पे, आम के पेड़ के ऊपर जब वो नए आम की फसल आने लगती है तो आप उसको ध्यान से देखो, दिखाई तो वो देंगे आपको फूल की तरह से, पर एक्चुअली फूल नहीं है, वो आम ही होते हैं, फल है पूरा का पूरा, और उस फल के ऊपर एक एंटीना लगा होता है। और धीरे धीरे वो एंटीना जो वो होता है ना, आपने अगर वो अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अगर आप समझें तो उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कहा गया है कि पत्तियां जो हैं वो सन रेज को यूज करके और भोजन में कन्वर्ट कर देती है, जो पेड़ के लिए जरूरी है। पर क्या ऐसा है? और हो भी तो जो आम के पेड़ के ऊपर जब नया फल आने लगता है तो वो फल के ऊपर जो फूल लगा है वो क्या करता है? वो फूल क्यों लगा है? सिमिलरली केले के ऊपर, मतलब कोई भी वो देखो आप उठा करके तो वो आपको फल मिलेगा, बिल्कुल छोटे से साइज का फल होता है वो, और उसके ऊपर फूल होता है। फूल का काम है सनरेज को कलेक्ट करके फल को पोषित करना, और वो बड़ा होता चला जाता है। वो सारी की सारी जो एनर्जी या ग्रो करने के लिए जो कुछ भी उसको चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ हवा से मिलता है, उसको हवा से लेता है वो। पानी भी, जल भी, और वायु तो है ही है, अग्नि भी, हर चीज हवा से लेता है, हर चीज, और ग्रोथ करता चला जाता है। अब वो जो फल ग्रो कर रहा है उसके अंदर क्या है? तो वही बीज जो आपने बोया था, वही बीज उस फल के अंदर चला गया। कैसे? प्रोसेस है, और वही है ब्लैक होल। वो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो खींच लेता है उस बीज की, और जितने भी फल लगे हुए हैं हर एक के अंदर बीज है, और वो सारे बीज कैपेबल होते हैं उन प्रॉपर्टीज को अपने अंदर खींच लेने में। पुल, तो ये एंटी ग्रेविटी सिस्टम हो गया पूरा का पूरा। कहते हैं कि ब्लैक होल की जो ग्रेविटी है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो ये एंटी ग्रेविटी सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ ये है कि उस बीज के जो अंदर, जो फल के अंदर जो बीज है वो ब्लैक होल का काम कर रहा है, तो वो उसको खींच लेता है, और उसको खींचने की स्ट्रेंथ मिलती है सनरेज से। ठीक है, पेड़ बन गया, फल लग गए। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें वो फल खाना है। अब यहां पर एक शब्द आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, तासीर, कि उस फल के गुण क्या हैं। दोष नहीं देखे जाते फलों के, मसालों के दोष नहीं देखे जाते। कोई भी चीज मनुष्यों के अलावा जो भी चीजें हैं उनमें उनके गुण देखे जाते हैं, और उन गुणों के आधार पर उनका उपयोग किया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि उनके कोई दोष नहीं होंगे, पर दोष स्टडी करने का कोई सिस्टम है नहीं।
तो कॉन्सेप्ट चल गया बैलेंस डाइट का। बैलेंस डाइट का मतलब क्या हुआ कि आपको सूट करता है या नहीं करता है वो नहीं देखा जाता। आपके डाइट में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ, तो ये जरूरी है ना। जरूरी तो है, पर उसमें से एक आपको नुकसान करता है। अच्छा, घर में 5 मेंबर है, ये बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट पिकअप क्यों कर गया? मतलब परहेज के सिस्टम, जो आयुर्वेद परहेज पर चलता था, वो सारे के सारे बैलेंस डाइट की बात करने क्यों लग गए? तो उसका एकमात्र सिंपल सा कारण यही रहा कि बैलेंस डाइट की बात करना बड़ा आसान है, फिर उसके दोष कोई भी हो, गुण कोई भी हो, उससे मतलब रहा ही नहीं। और रोग जो है जीवन का इंटीग्रेटेड पार्ट बन गए। हर इंसान बीमार हो गया। सिर्फ फर्क यह है कि किसी का आज दिखाई दे रही है बीमारी, किसी की 4 साल बाद दिखाई देती है। वो कैंसर फर्स्ट स्टेज का, सेकंड स्टेज का, थर्ड स्टेज का, फोर्थ स्टेज का, फिफ्थ, सिक्स, 7। पर कैंसर है सबको। फर्स्ट स्टेज कब दिखी तो उसका नाम दिया गया कैंसर। आया किस वजह से यह पता लगेगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज जब दिखी तब आया ना। जबकि हर फल का, हर फ्रूट का, हर सब्जी का, हर चीज के गुण और दोष वेरी वेल डिफाइंड है, वेरी वेल डिफाइंड। जैसे आम ही ले लो, आम गर्मी करता है, कच्चा आम कफ बढ़ाता है, पका हुआ आम पित्त बढ़ाता है। अब जिसको ऑलरेडी पित्त जिसकी बढ़ी रहती है, अब समदोष में चल रहे हैं, तो समदोष से सारे दोष बराबर है, तो ठीक है, हम खाए जाओ जो मर्जी। और जिसका पित्त जो है बढ़ने के, डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत है, पता तो लगेगा नहीं, क्योंकि समदोष है तो आपकी नब्ज बताएगी नहीं। तो यह कैसे पता लगेगा कि तुम्हारी प्रकृति जो है वो पित्त दोष की है, कि पित्त दोष आपका बहुत जल्दी जल्दी डिस्टर्ब होता है। तो ये 4 साल, 5 साल, 10 साल आप दवाइयां ले रहे हो, वैद्य के पास आ रहे हो, तो उसको समझ आ जाता है कि यार इसको पित्त दोष जो है डिस्टर्ब होने के चांसेस हमेशा रहते हैं, तो उसको कह देगा कि तुम आम मत खाना। 10 साल लगाए इस बात पर पहुंचने के लिए। तो धन्वंतरी जी ने जो बीज ज्ञान दिया वो यही दिया था कि आप 5 तत्वों से हर चीज बनी है, हर एंटिटी 5 तत्वों से बनी है। इसका मतलब समझाया उन्होंने कि हर एंटिटी 5 तत्वों से नहीं बनी है, हर एंटिटी बीजों से बनी है। बीज से बनते हैं ना, फल का जो मैंने जैसे एग्जांपल दिया, आपने फल बोया और वो बीज फूटा तो पेड़ बना और फिर फल लगा। तो हर चीज बीज से बनती है, तत्वों से नहीं बनती है। हां, हर तत्व 5 बीज, हर बीज 5 तत्वों से बना है, यह बात सही है। तो फिर एक स्टेप बीच में से गायब हो गया। मतलब धन्वंतरी ज्ञान को आयुर्वेद के कह करके जो धन्वंतरी जो ज्ञान लेकर आए थे, उसकी चर्चा मार्केट से गायब हो गई बिल्कुल। और धन्वंतरी जी ने यह कहा था कि अगर आप किचन, अपने घर का किचन को धन्वंतरी ज्ञान के ऊपर आधारित कर ले, तो आपके परिवार से रोग नाम की चीज गायब हो जाएगी, एलिमिनेट। पक्की बात है, रोग आएंगे नहीं, आपके जीवन में आएंगे ही नहीं, अगर आप अपने किचन को धन्वंतरी किचन बना ले तो। और बहुत सिंपल है, हमें जो है दोष दूसरों के देखने की जरूरत नहीं है, हमें तत्व देखने हैं। दोष देख करके हमें, हमारी समस्या यह हो गई कि हमने दूसरों के दोष देखने शुरू किए। आयुर्वेद दोषों के ऊपर आधारित ही है, सारा का सारा डायग्नोस्टिक सिस्टम पूरा का पूरा दोष के ऊपर आधारित है, तो दोष तो देखने ही पड़ेंगे।
पर दोष दूसरों के देखो और अपने में मत आने दो। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। क्यों? अपने दोष देखना मुश्किल काम है, हम अपने दोष नहीं देख सकते, पर दूसरे के दोष तुरंत दिखाई देते हैं। बस करना यह है कि दूसरों के दोष देखो, समझो और अपने में मत आने दो उनको, तो आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। हम बात कर रहे थे आहार की। किचन धन्वंतरी ज्ञान के ऊपर आधारित होना चाहिए, तो उसके लिए हमें बीज ज्ञान समझना पड़ेगा। तो लेटेस्ट एडिशन मेडिसिन सिस्टम में आया है 5 सीड नेचुरोपैथी। अल्टीमेटली सारे कहते हैं प्रकृति की ओर चलो, प्रकृति को फॉलो करो। प्रकृति मतलब नेचर, नेचर को फॉलो करो। नेचर को अडॉप्ट कर लोगे लाइफ में तो समस्याएं नहीं आएंगी। पर नेचर को अडॉप्ट करने का मतलब क्या है वो भी तो बताओ। वो कोई बताने को तैयार नहीं है। रोग ना आए मेरे को, मैं बीमार ना पड़ूं, उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते? उसके लिए हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। एक्चुअली 5 तत्वों से हम बने हैं, तो जब 5 तत्वों से हम बने हैं तो हमें तत्वों के बारे में ज्ञान ही नहीं है। हम लोगों ने योग कंपोनेंट को, कंपाउंड को, तत्वों की बजाय कंपाउंड्स को यूज करना शुरू कर दिया एज तत्व। जैसे हवा, हवा और वायु तत्व एक ही बात नहीं है। हवा आपकी 5 तत्वों से बनी है, उनमें से एक तत्व वायु है। और जब दोष की बात कर रहे थे हम, तो मान लो आपका पित्त दोष निकला। चलो आज एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका, कि मान लो मेरे को कफ दोष आया। कफ दोष का एग्जांपल लेता हूं, पित्त दोष का एग्जांपल में कंफ्यूजन ज्यादा होने के चांसेस है। मैं कफ का एग्जांपल लेता हूं क्योंकि ये बहुत कॉमन है। कफ दोष बिगड़ना बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है, और हर पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाओ, कफ दोष के प्राणी आपको हर जगह मिल जाएंगे। खांसी जुकाम कफ के कारण होता है, पेट की सारी प्रॉब्लम ज्यादातर कफ के कारण है। तो कफ दोष से पीड़ित प्राणी आपको हर कॉर्नर में मिल जाएंगे। अब यह बताओ कि कफ दोष जो है वो किस तत्व के बिगड़ने से आ सकता है? पहली बात तो तत्वों के बारे में जानकारी नहीं है। फिर हमने समझने की कोशिश की कि कफ दोष जो है वो तो पृथ्वी तत्व के बिगड़ने से आने के चांसेस ज्यादा है। कफ मतलब भारी हो गया, तो पृथ्वी तत्व बिगड़ा तो आपका कफ दोष आ गया आपको। पर क्या ऐसा है? अगर आपका अग्नि तत्व बिगड़ता है तो भी आपका कफ दोष आ गया। क्यों? अग्नि इतना सेंसिटिव एलिमेंट है, वो तुरंत आपके पेट को डिस्टर्ब कर देगा। तुरंत डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, तुरंत डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। जबकि खांसी जुकाम आपको हो रहा है वो मौसम की वजह से हुआ है, खाने की वजह से हुआ नहीं है। पर हम समझ नहीं सकते इस बात को। पृथ्वी तत्व की बात करोगे तो खाने से, पृथ्वी तत्व तो डायरेक्टली खाने से रिलेटेड है और किसी से रिलेटेड है ही नहीं। वायु, आपका वायु के कारण भी कफ दोष आ सकता है। वायु बिगड़ गई आपकी तो डाइजेशन डिस्टर्ब, एसिडिटी। प्रॉब्लम आएगी आएगी। पृथ्वी तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया, वायु हो गया। और जल, जल तत्व तो बेचारा सबसे ज्यादा बदनाम है। पानी पिया करो। वो कहते हैं हर 15 मिनट बाद 1 लीटर पानी पी लो, आधा लीटर पानी पी लो, 1 गिलास पानी पी लो, मतलब हर आधे घंटे में पियो पानी। अब वो इतना पानी पिला दिया तुमने पेट को, तो पेट में भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? आपका भूख डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि पानी जो है अग्नि को बुझाएगा। पानी और अग्नि का तो दोस्ती है ही नहीं ना।
दे आर बॉर्न एनिमल एनिमीज। तो अगर आप पानी ज्यादा पीते हो तो आपकी भूख मर जाएगी, क्योंकि भूख अग्नि तत्व की वजह से लगती है। तो बिगड़ गया कफ। और एक और है, आकाश तत्व भी होता है कुछ। उसके लिए क्या कहा गया है? व्रत रखो, भूखे रहो। अगर आप भोजन नहीं करोगे, मतलब एक हफ्ते, एक दिन के पूरा का पूरा उपवास रखो। आकाश तत्व को ठीक करने के लिए उपवास का प्रोविजन दिया गया है। और बिगड़ा तो कफ था मेरा, दोष तो मुझे कफ दोष हुआ, पर 5 में से कौन से तत्व के कारण हुए, मैं करूं क्या? तो धीरे धीरे डायग्नोस्टिक सिस्टम हमारा डेड हो गया, खत्म हो गया। उसके ऊपर किसी को भरोसा ही नहीं रहा। और तत्व के ज्ञान, जो बीज ज्ञान धन्वंतरी लेकर आए थे, उसको अगर हम समझें और डायग्नोस्टिक सिस्टम पर चलें, तो 5 बीज से इंसान बना है। उन 5 बीज को स्टडी कर लो, कौन सा बीज खराब हुआ है, पहले वो देख लो कि कौन सा बीज खराब हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है। खराब तो क्या होना है, डिस्टर्ब होता है। और उस बीज में फिर कौन सा तत्व डिस्टर्ब हुआ है, यानी वो बीज किस तत्व की वजह से डिस्टर्ब हुआ है, ये समझ लो। उसके बाद तो उसका इलाज बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, वेरी वेरी सिंपल। क्या? अपनी ब्रीदिंग को और अपनी हार्ट बीट को यूज करो। आपको 2 ऐसे सिस्टम दिए हैं नेचर ने, आपकी हार्ट बीट और आपकी ब्रीदिंग। इन 2 सिस्टम को यूज करके आप सारे तत्वों को बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंस डाइट नहीं लेनी है, तत्वों को बैलेंस करना है। बीजों को बैलेंस नहीं कर सकते, तत्वों को बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि ये जो ब्रीदिंग और हार्ट बीट है, ये तत्वों पर डायरेक्ट इफेक्ट करती है, बीज पर नहीं करती है। और हमें रेक्टिफाई, जो करेक्शन करनी है, वो तत्वों में करनी है। तत्वों की परसेंटेज को कम ज्यादा करना है। और वो हार्ट बीट और ब्रीदिंग से ही हो सकती है। नेचर के साथ रहो, यानी 5 सीड नेचुरोपैथी के जनक हैं धन्वंतरी जी, मैं ये कह सकता हूं। वो लेकर आए थे, जनक तो नहीं कहना चाहिए शायद मुझे, पर वो लेकर आए थे, जरूर दिया उन्होंने। वो लेकर आए थे, तो लेकर आए थे मतलब वो एग्जिस्ट पहले से करता था, बनाया नहीं उन्होंने, उन्होंने बांटा है। ऐसे ही सनत कुमारों ने वेद ज्ञान बांटा है, वेद उन्होंने बनाए नहीं थे। वेद ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन किया उन्होंने। ऐसे ही नब्ज ज्ञान अश्विनी कुमारों ने बांटा है, डेवलप नहीं किया, विकास नहीं किया, विकसित नहीं किया। नब्ज ज्ञान उन्होंने बांटा है, तो ये पहले से एग्जिस्ट करता था। ब्रह्मा जी इस ज्ञान के विशेषज्ञ थे, यानी वो इस ज्ञान का उपयोग करना जानते थे, और इसी ज्ञान का उपयोग करके उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया था। और वो आज की तारीख में 5 सीड नेचुरोपैथी के रूप में उपलब्ध है, अवेलेबल है। और जैसा कि साइंस की जो वो है, साइंस का जो काम है, उसका काम है ऑब्सलीट करना, यानी पुराना ऑब्सलीट हो गया, जो नया है उसको समझो और उसके उपयोग के ऊपर बात करो। तो मैं साइंटिफिक कम्युनिटी को एक ये सजेशन देना चाहूंगा, मानो या ना मानो, ये तो उनकी अपनी वो है लुकआउट, कि 5 सीड नेचुरोपैथी को समझने की कोशिश करें, उसके ऊपर रिसर्च शुरू करें। और ये ज्ञान ब्रह्मा जी को था, ये बात समझ लो आप, कि ब्रह्मा जी को ये 5 सीड का ज्ञान था। तो इसका मतलब है कि वो ब्रह्मा जी से पहले एग्जिस्ट करता था।
ब्रह्मा जी के आने से पहले भी वो 5 सीड नेचुरोपैथी का ज्ञान अवेलेबल था, प्री ब्रह्मा पीरियड। और वो समझ में आता है कि ब्रह्मा जी कमल के फूल के ऊपर बैठे हैं, और कमल का फूल जो है एक उसमें दिखाया जाता है, तालाब कह लो उसको, समुद्र कह लो, जो भी कहो, सागर कह लो। तो वो चीजें एग्जिस्ट कर रही थी ऑलरेडी, सारी की सारी। और कमल का फूल था, तो यानी बीज ज्ञान पहले से था, तभी तो फूल बना ना। बीज नहीं होता तो फूल कैसे बन जाता? तो वही ज्ञान जिसको उपयोग करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, वही ज्ञान अब उपलब्ध है। उसके ऊपर रिसर्च करने का टाइम आ गया है। हालांकि ये पिछले 15 से 20 साल से उपयोग में है, 15-20 साल से तो यूज में है ये। और इसमें इंपॉर्टेंस है परहेज की। बैलेंस डाइट का कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, बैलेंस डाइट नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपको सिर्फ उन चीजों का ध्यान रखना है जो आपको खाने में नहीं खाने हैं, उसको उस खाने से, अपने भोजन से उन चीजों को निकाल दो। मात्र 2, 4, 5, 6, 10 होंगी। 56 भोग की बात करते हैं हम लोग। भारत में 56 भोग का खाना खाया जाता है, भोजन। तो उनमें से 4 भोग, 10 भोग निकाल भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा आपको? और डेफिनेट है कि 10 से ज्यादा नहीं होंगे किसी भी इंडिविजुअल के लिए। बाकी 46 भोग, 46 खा सकते हो। तो परहेज आधारित आहार क्रांति यही है कि हमें बैलेंस डाइट के कॉन्सेप्ट को छोड़ करके, डिस्कार्ड करके, और परहेज बेस्ड डाइट पर शिफ्ट करना होगा, करना ही होगा। कोई हल नहीं है अगर हम निरोगी काया पाना चाहते हैं तो। तो आज का जो टॉपिक था वो तकरीबन मैंने बता दिया है। कोई अगर सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, वैसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। पूछना चाहते हो तो पूछ लो, यहां पर बैठे हैं कुछ लोग। एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है बैलेंस डाइट का। थोड़ी आवाज तेज। बैलेंस डाइट का जो कॉन्सेप्ट है, आप कह रहे हैं कि रोगों का आधार है। बात आपकी ठीक है कि सुटेबिलिटी हमें देखनी होगी कि किसको क्या डाइजेस्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे कहते हैं कि बढ़ते हुए बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, या महिलाओं के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कि हमारी डाइट में हमें देखना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सभी चीज़ें बैलेंस्ड रूप से हों। तो अगर हम ये नहीं देखेंगे तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह जाएगी क्या? हर 5 तत्वों के ऊपर चलो ना। जब हर चीज 5 तत्वों से बनी है तो फिर ये बैलेंस और अनबैलेंस का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया ना। हर चीज 5 तत्वों से बनी है। सिर्फ फर्क क्या है कि किसी में कोई तत्व प्रधान है, किसी में कोई तत्व प्रधान है। लेकिन जो हमारी बॉडी को मिल्क से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, जिसको हम कैल्शियम कह देते हैं, वो हमारी बॉडी को दालों से नहीं मिलेगा या वो सब्जियों से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हर सब्जियों में कैल्शियम अवेलेबल है। कम से कम 50 तरह की सब्जियां होंगी जिसमें कैल्शियम अवेलेबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक नॉनवेज जो प्रोडक्ट है उनके अंदर इश्यू हो सकता है कि उनके अंदर कौन सी चीज है, नहीं है, अवेलेबल है, नहीं है का कंसेप्ट वो हो सकता है, क्योंकि वो 5 बीज से बने हैं। देखो फर्क समझो कि 5 तत्वों से जो चीजें बनी हैं उनका उपयोग करोगे तो आपको कभी भी बैलेंसिंग का उसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि मुझे कौन सी चीज नहीं खानी है। मैंने बताया 56 भोग, उसमें से 10 भोग अगर आपने निकाल भी दिए तो 46 में बाकी सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। सिर्फ एक नॉनवेज ऐसी आइटम है
जिसके बारे में मैं कह नहीं सकता कि उसके अंदर क्या चीज हुआ है, क्योंकि हर इंसान की, जैसे मैंने बताया ना कि इंसान तो सारे देखने में एक जैसे हैं, 5 तत्वों से सारे 5 बीज से बने हैं, पर किसी का कोई बीज प्रधान है और उस बीज में भी कौन सा तत्व प्रधान है। तो 25 तरह के कॉम्बिनेशन हो गए, 5 तत्व और 5 बीज, तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए। कहां तो हम आयुर्वेद में डायग्नोस की बात कर रहे थे, 3 दोष की बात करते हैं, मात्र 3 दोष, तो उससे वो सारी चीजें रिकवर कर पाते थे। तो 25 कॉम्बिनेशन में तो 100% पॉसिबल है रिकवर करने की। नॉनवेज मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं यहां पे अगेन, क्योंकि नॉनवेज में उस जो भी आप प्राणी को जिसको भी खा रहे हो उसकी प्रकृति क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। समस्या क्या है, डायग्नोज हम करते हैं तो डायग्नोज में क्या कर रहे हैं, गुणों को, जैसे मैंने बताया आम है, आम पित्त प्रधान हो जाता है जब पक जाता है, तो जब कच्चा है तो वो कफ प्रधान है। लेकिन नॉनवेज में ये कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता, हमें पता ही नहीं है कि जो नॉनवेज जो है अवेलेबल उसकी प्रधानता क्या है, हमें नहीं मालूम, तो इसलिए उसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते जी। और कोई सवाल। अग्नि तत्व बढ़ जाने से या डिस्टर्ब हो जाने से अक्सर कहते हैं कि पित्त दोष उत्पन्न होता है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, या आप उल्टा चल रहे हो। पित्त दोष होता है तो लोग कहते हैं कि अग्नि की वजह से डिस्टर्ब हो गया होगा। आयुर्वेद में दोष देखे जाते हैं, तत्व नहीं देखे जाते। हाँ जी। तो पित्त दोष हुआ, वो किस वजह से हुआ ये इसमें कोई नहीं जाता है, उसमें तो फिर देखते हैं कि आहार कौन सा खाया होगा जिस वजह से पित्त दोष हुआ। जी बिल्कुल। तो अग्नि तत्व की बात करना बेकार है। ओके जी ठीक है। तो हमें सिस्टम समझने होंगे, और नेचुरोपैथी इज मदर ऑफ ऑल पैथीज, ये तो बात वेल नोन है, हर बंदा जानता है, हर इंसान जानता है कि नेचर के साथ रहना ही सक्सेसफुल ऑफ द लाइफ है। प्रकृति के साथ जितना जुड़कर रहोगे उतने ही सुखी रहोगे, ये फंडामेंटल असूल है। तो मदर थेरेपी पे चलो ना, और धन्वंतरी जी का ज्ञान यूज कर लो, तो आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म, और निरोगी काया एश्योर्ड है। पर यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यहां पर जेंडर की इंपॉर्टेंस भी बहुत जरूरी है समझनी। जो ये 5 सीड नेचुरोपैथी है, ये हर चीज को, सारे सिस्टम को देखती है, लेकिन महिलाओं के रिप्रोडक्शन सिस्टम को नहीं देखती है, उसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए हेक्सा सीड एशोथेरेपी का सिस्टम है, तो वो समझना होगा। इसलिए जेंडर बेस्ड सिस्टम है ये रिकवरी के, जो अगर कोई प्रॉब्लम, निरोगी काया पाने के लिए जेंडर की समझ होना बहुत बहुत जरूरी है। हेक्सा सीड एशोथेरेपी इसलिए कि महिलाओं का जो पेट की जो प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर वो गायनी सिस्टम में डिस्टर्बेंस की वजह से आती है, पर क्योंकि गायनी सिस्टम के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो पेट खराब हो गया तो पेट को ठीक करने की दवाई दी जाती है, और रिजल्ट आता क्या है कि उनके जो सारा सिस्टम, उन बिचारियों का सारा सिस्टम डिस्टर्ब रहता है, और कारण पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ, और उसका इलाज होता नहीं है। फाइनली वो यूट्रस रिमूवल या गॉल ब्लैडर रिमूवल या ओवरी रिमूवल और ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, इन चीजों पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। कितनी बीमारियां हैं फीमेल के लिए, कितना कष्टपूर्ण जीवन है, बिकॉज हम लोग पेट की प्रॉब्लम को पेट से ठीक कर रहे हैं। किस कारण से है ये पता नहीं है हमें। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया, ये सिस्टम क्यों हुआ। एक सवाल पूछा गया, आयुर्वेद के एक्सपर्ट से पूछा गया ये सवाल कि हमें ये बताओ कि बच्चा जब पेट में होता है महिला के, तो उनका नाभि से क्या कनेक्शन है, जबकि रिप्रोडक्शन सिस्टम का तो नाभि से कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो नाभि से कैसे बच्चा जुड़ जाता है।
इस सवाल का जवाब दिया नहीं किसी ने भी। ये कहने लगे कि ये तो सवाल वैलिड ही नहीं है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि उसका उपयोग क्या होता है, कि बच्चा नाभि से पोषण प्राप्त करता है, फलाना ठिकाना। और भैया नाभि से नाभि कनेक्टेड है तो पोषण जा कहां से रहा है ये तो बताओ। नाभि से, नाभि में क्या जा रहा है? तुम खाना नाभि से खा रहे हो क्या? कहीं पर भी कनेक्टेड है नाभि। मतलब भोजन के सिस्टम में, रिप्रोडक्शन, किसी भी सिस्टम में नाभि कहां कनेक्टेड है मुझे ये बता दो। वो सारा पोषण नाभि से जा रहा है। मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो फीमेल की कम्युनिटी की हेल्थ कैसे ठीक होगी? कोई एक रीजन भी नहीं है। तो फंडामेंटली हमें नहीं पता कि बच्चे का पोषण हो कैसे रहा है। इतनी सिंपल चीज, और सबको पता है ये बात, पर किसी को ये नहीं पता कि ये है क्यों, कारण क्या है। और जब आप इस चीज को समझना शुरू करोगे तो आपको हेक्सासीड एस्ट्रोथेरेपी या 5 सीड नेचुरोपैथी, इन सिस्टम्स को, धन्वंतरी का बीज ज्ञान जब समझना शुरू करोगे तो आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। कुच्छल वेद, ये जो सारी जानकारी मैं दे रहा हूं, इसकी सारी जो जानकारी प्रोवाइड करी गई है कुच्छल वेद के द्वारा। अब कुच्छल वेद का नाम ही नहीं सुना किसी ने कि कुच्छल वेद का है। हमें तो 4 वेद हैं, क्या है वो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद सुने, 5 और वेद ही नहीं सुना। जबकि ये वेद, कुच्छल वेद, कृष्ण का दिया हुआ है। महाभारत से पहले, महाभारत तो जब कृष्ण 80 साल के थे तब हुई थी। और कुच्छल वेद तो उन्होंने जब दिया था जब वो 2, 3, 4 साल के थे। ज्ञान समुद्र का मंथन किया था उन्होंने। मक्खन, उन्होंने मक्खन की इंपॉर्टेंस बताई थी। मक्खन क्या है? मक्खन को ज्ञान कहा जाता है क्योंकि मथ के निकाला जाता है। ज्ञान मतलब जब तुम बहुत किसी पे गहन चिंतन करते हो, गहन डिस्कशंस, गहन चर्चा करते हो, बहुत डीप उस पर जाकर के जब चर्चा करते हो तो जो ज्ञान निकलता है उसको मक्खन कहा जाता है। तो मक्खन का एक नाम ज्ञान भी है। और ज्ञान समुद्र का मंथन करते थे कृष्ण बाल रूप में। कुच्छल वेद उनकी देन है। तब सारा नारी ज्ञान, हेक्सासीड एस्ट्रोथेरेपी, 5 सीड नेचुरोपैथी, ये सारे सिस्टम उस कुच्छल वेद की देन है। तो अब समय हो गया है, तो आज का मैं यहां पर ही समाप्त करना चाहूंगा। कोई और सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं सवाल। हाँ जी। जैसे मान लो कोई इंसान हो, वो अग्नि तत्व प्रधान है या पृथ्वी तत्व प्रधान है जी, तो वो कुछ ऐसी चीजें खाएगा जो उसके अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व को बढ़ाना दे, कम ना कर दे, बढ़ाना दे, दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। तो मतलब कुछ चीजें उसे अपने तत्व की भी खानी पड़ेंगी ताकि उसका तत्व भी बैलेंस्ड होता रहे। तत्व तो 5 तत्व खत्म थोड़ी कर सकते हो तुम किसी भी चीज में से। मतलब कोई चीज हमने, मान लो हम गेहूं का आटे की रोटी खाते हैं तो उस रोटी में पृथ्वी तत्व प्रधान है। और तुम्हारा अगर पृथ्वी तत्व प्रधान है और गेहूं का भी पृथ्वी तत्व प्रधान है तो तुम्हारा पृथ्वी तत्व बहुत बढ़ जाएगा, तो मोटे हो जाओगे। हाँ, तो अगर अग्नि तत्व वाला रोटी खाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ज्यादा रोटी खाने की वजह से हो सकता है उसका अग्नि तत्व कम होने लगे। ज्यादा रोटी मतलब वो डेली रोटी खाता हो और कुछ ना खाता हो, डेली बस रोटी खाता हो हर टाइम, तो हो सकता है उसको अग्नि तत्व कम होने लगे। नहीं, क्योंकि देखो गेम क्या है, रोटी में 5 तत्व अवेलेबल है। 5 तत्व तो अवेलेबल है ही ना, कम कैसे हो जाएगा? बॉडी को जो चाहिए वो उसको निकाल लेगा उसमें से। अच्छा, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व प्रधान होगा। यहां पर तुम्हें ध्यान रखना है कि अग्नि तत्व नहीं खाना है। अगर तुम्हारा अग्नि तत्व प्रधान है तो अग्नि तत्व नहीं खाना है। और आम है, जैसे कच्चा आम खाओगे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, पका हुआ आम खाओगे तो दिक्कत होगी। यह भी एक फर्क समझने वाली बात है कि मैंने एक बार उज्जैन में गया हुआ था, एग्जाम्पल बता रहा हूं छोटा सा, ज्यादा लंबा हो जाएगा।
तो उज्जैन में वो एक इमली का पेड़ लगा हुआ था, तो उसपे से वो उस टाइम पे वो इमली को उससे वो पक्षी वक्षी मारते हैं ना तो गिर जाती है, तो कच्ची इमली थी, मैंने उठा लिया और मैं उसको टेस्ट करने लगा, तो वो कहते हैं ये मत खाओ। मैंने क्यों? कहते हैं ये कफ प्रधान है तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा। और मैं खा चुका था क्योंकि इतने से पीस खा लिया था मैंने, तो रात को मेरा गला खराब हो गया। और पकी हुई इमली में खाता तो वो पित्त प्रधान होती तो मेरा गला नहीं खराब हो सकता था। बहुत फर्क है हर चीज में। मतलब जब आप गुणों की तरफ चलोगे तो फिर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। इसलिए ध्यान ये रखना है कि जो तत्व मेरा प्रधान है वो तत्व मैं खाने में कम कर दूं। रूल ये है, अग्नि तत्व वाला रोटी अगर ज्यादा खा रहा है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अग्नि तत्व वाला अगर अग्नि के प्रोडक्ट खाएगा तो उसको डेफिनेटली खाट पे है, वो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। जी तो आज का मैं सेशन यहीं पे समाप्त करूंगा। कोई भी सवाल पूछना हो आपको तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं और आपको जवाब मिल जाएगा, पर यह जरूरी नहीं है कि साथ के साथ मिल जाए, पर मिल जाएगा ये पक्का है। तो आज के लिए इतना ही। जय कृष्णांश। जय जय कृष्णांश। जय जय भगवान।